हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मस्त, सभी मस्त होंगे। चलिए मेरा अपना इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। मेरा नाम दिनेश चंद्र शर्मा है और मैं पीजीटी मैथ्स हूं। मैं आप लोगों को 12th की एनसीईआरटी मैथ्स पूरी करवाऊंगा। मुझे लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है 11th-12th पढ़ाने का, और आप मैथ्स विद फन पढ़ेंगे। ये मेरा वादा है कि आप मज़े लेके मैथ्स पढ़ेंगे। जो मैथ्स का जो फोबिया है आपके माइंड में, वो फोबिया दूर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 12th बहुत इजी है, बहुत मस्त है। उसको मस्ती की तरह पढ़िए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, पढ़ने जा रहे हैं। जैसा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यह है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आपको पूरा नॉलेज दूंगा। बेसिक, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बेस यदि मजबूत है तो हम उस पर कितनी भी इमारत बनाना चाहें हम बना सकते हैं, और बेस यदि कमज़ोर है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बेस से स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट तक ले जाऊंगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ये टॉपिक तो है 12th क्लास का, लेकिन आपने 11th में भी इसको पढ़ा है, ठीक है। तो मैं 11th से आपका बेस क्लियर करता हूं, मजबूत करता हूं। तो मैं 11th में आपको ले चल रहा हूं। यदि आपका 11th का बेस कमजोर भी होगा तो भी आप अच्छे से इस चैप्टर को परफॉर्म कर पाएंगे। और मेरे एक्सपीरियंस है, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं, जिस कोचिंग पे पढ़ाता हूं, उसमें लगभग इस टॉपिक को मैं 5 या 6 बार पढ़ाता हूं, तब जाके बच्चों को समझ में आता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि यदि बच्चों को समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखें और बहुत प्यार से इस चैप्टर को करें। ये चैप्टर आपको फुल मार्क्स देके जाएगा, कम नहीं, फुल। क्लियर? मैं बिल्कुल आपको आहिस्ता धीरे धीरे समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम रिलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिलेशन की। रिलेशन की सबसे पहले बात करेंगे। रिलेशन की बात करने से पहले हम सेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 11th में सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेट थ्योरी है। क्या है? सेट थ्योरी। तो रिलेशन एंड फंक्शन डिपेंड्स ऑन सेट। किस पे डिपेंड करता है? सेट पे डिपेंड करता है। सेट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले सेट पढ़ना पड़ेगा, फिर हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो एक चीज और है, मेरा एक फंडा है पढ़ाने का, एक तरीका है। हर एक टीचर का तरीका अलग अलग होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, सबसे पहले क्या करें? जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछें। पहला, उस टॉपिक का क्या मीनिंग है? उस टॉपिक के अंदर क्या है? और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक को हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। यदि ये 3rd पॉइंट आपका क्लियर होगा तो दोस्तों यकीन मानिए कि मैथ्स को रटना नहीं पड़ेगा। समझ लिया मतलब खत्म। सारे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आए आपके जीवन में, सब क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी, आरडी और कुछ बुक आर.एस. अग्रवाल सारी करने के बाद भी मुझे एक्सपीरियंस है कि पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा बेस
कमजोर है। तो मैं आपको बेस मजबूत करने वाला हूं आज। क्लियर? तो चलिए सेट के बारे में पढ़ते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज नथिंग, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने क्या कर दिया कि सारी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन किया, जितनी भी चीजें हमने इकट्ठी करी है उनमें कुछ न कुछ कलेक्शन है, कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, यूं कह सकते हैं सेट ऑफ स्कूल्स, सेट ऑफ कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स। क्लियर? ये सारे सेट्स कहलाते हैं। सेट का मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। मतलब जो भी आपने कलेक्शन किया है चीजों का, उनमें कुछ न कुछ कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने हाथी कर लिया, घोड़ा कर लिया और आदमी कर लिया, ये सेट नहीं है। क्लियर? तो सेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ब्रीफ दे रहा हूं मैं, 11th नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ब्रीफ दे रहा हूं। ठीक है? तो सेट का मतलब क्या हो, क्या डेफिनेशन दी मैंने आपको कि सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। सेट इज रिटन बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल ए से हमने इसको लिख दिया और करली ब्रेसेस ब्रैकेट से हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक तरह से सेट ऑफ वोवेल्स है। तो सेट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और करली ब्रेसेस ब्रैकेट में हम इसको इनक्लोज करते हैं। क्लियर? अब ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट के। क्लियर? ए, ई, आई, ओ, यू आर द एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू ए। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। ठीक है? ऐसा कह सकते हैं ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। यदि मैंने लिखा पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब जो काम की चीजें हैं 11th की, वही मैं आपको बताऊंगा यहां पर। सबसेट, सेट के बाद क्या आता है? सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखो, साधारण बोलचाल की भाषा में हम बात करते हैं तो सबसेट का मतलब होता है इस सेट के कुछ या सारे एलिमेंट लेके नया सेट बनाता हूं, तो दैट न्यू सेट इज नोन एज सबसेट ऑफ ओल्ड सेट, एंड ओल्ड सेट इज अ सुपर सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बी में लिखा ए ई ओनली, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इस सेट में से हमने दो एलिमेंट लिया और एक नया सेट बना दिया, तो दैट दिस न्यू सेट इज नोन एज अ सबसेट ऑफ ओल्ड सेट, एंड ओल्ड सेट इज अ सुपर सेट। ये सुपर सेट है, ये सबसेट है। इसको इंग्लिश में हम समझे तो क्या कह सकते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, every element of set B is also an element of set A, then we can say that B is a subset of A. इसको कैसे लिखते हैं? B is subset of A. B is a subset of A. ये इक्वल साइन है, इक्वली सबसेट, क्योंकि सारे या कुछ एलिमेंट ले सकता हूं इस नए सेट में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ B। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है यहां पर कि फॉर एग्जाम्पल किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है, हाउ मेनी सबसेट वी कैन डिफाइन फ्रॉम सेट ए? सो आंसर इज 2 raised to the power m। ये कैसे होता है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। इस लैंग्वेज या इस फॉर्मूले के थ्रू कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 6 नहीं होता बेटा, 8 होता है, तो 8 सबसेट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे सबसेट? देखते हैं। देखिए, हम बना सकते हैं 1, हम बना सकते हैं 2, हम बना सकते हैं 3, हम बना सकते हैं 1 और 2 दोनों को ले लिया, हम बना सकते हैं 1 और 3, हम बना सकते हैं 2 3, हम बना सकते हैं
1 2 3 और एक बच्चा 5। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हम 8 सबसेट बना सकते हैं। देखिए 8। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सेट में कितने भी एलिमेंट हो उसके सबसेट हो जाएंगे 2 raised to the power दैट एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे इसमें m थे तो 2 की पावर m इसके सबसेट हो गए। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 दैट इज 8 एलिमेंट। क्लियर है? इससे रिलेटेड एक टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज नोन एज पावर सेट। मतलब इनको भी हम कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट में लिख दें तो ये कहलाता है आपका पावर सेट। क्या कहलाता है? पावर सेट को हम P ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन है, फाई एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है वो सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हमने सेट पढ़ा, सबसेट के बारे में पढ़ा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए, यहीं तक हम ये सेट को यूज करते हैं। ठीक है? और सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके भी हमको पता है। कितने तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, रोस्टर फॉर्म जिसका नाम टेबुलर फॉर्म है। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको मैं लैंग्वेज फॉर्म की फॉर्म में कहता हूं। और थर्ड है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट के बारे में जो आपके रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया है कि सेट क्या है। चलिए, अब सेट पता हो गया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि रिलेशन डिपेंड्स ऑन सेट, फंक्शन इज डिपेंड ऑन सेट। यदि सेट नहीं पता है तो हम रिलेशन पढ़ाऊंगा और मैं तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर किया। बेसिक क्या क्लियर किया? सेट के बारे में एक्सप्लेन किया, सबसेट के बारे में एक्सप्लेन किया, कितने सबसेट बन जाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं रिलेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, रिलेशन रिलेशन को पढ़ने से पहले भी हमें कुछ टॉपिक और क्लियर करने पड़ेंगे। पहला टॉपिक है इसका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बेटा ये थ्योरी है, बट थ्योरी को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मेरी गारंटी है एक मार्क्स नहीं जाएगा, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? सो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सिंपल कैसे? 2 एलिमेंट को हम फिक्स कर देते हैं। 2 एलिमेंट आर लिस्टेड इन फिक्स ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर पेयर। जैसे एक लाइव एग्जांपल दूं, हमारी क्लास में मैंने 2 बच्चों को फिक्स कर दिया, बेटा राम यहां बैठेगा, श्याम यहां बैठेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? उन दोनों की शीट फिक्स हो गई। इसका मतलब वो ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। ऑर्डर पेयर को हम जनरली इस ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। ये क्या है? एक्स कॉमा वाई क्या है? इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? देखिए सिंपल है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए एक्स कोमा वाई, कहने का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। सो ये डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है, मतलब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये फिक्स है। एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर और वाई को बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। क्लियर है? सो आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है?
two element are listed in fixed order. Two element are listed in fixed order is known as a order pair. और सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑर्डर पेयर का कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए आगे का टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. हमने क्या लिया, एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, नॉन एम्प्टी सेट्स. नॉन एम्प्टी मीन्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट जरूर होना चाहिए. देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं. इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर. ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज नथिंग. ए क्रॉस बी क्या होता है, फिर से बता रहा हूं. ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर. उन दोनों सेट से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, उन दोनों को बोलेंगे, उस सेट को क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. इसको लिखने के तरीके, जैसे मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं इसको, तो ये होगा x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b. यदि मुझे ऐसा करना है, b क्रॉस a फाइंड आउट करना है, b क्रॉस a का मतलब होगा, b क्रॉस a का मतलब होगा y, x सच दैट, ये तो फिक्स रहेगा, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b. तो बेटा आपको समझ में आया हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट. जितने भी उन सेट से पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन जाएंगे उनको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. अब ए क्रॉस बी इज अ सेट. मैंने आपको पहले भी बताया सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम तीन तरीके से तो कर ही सकते हैं. पहला रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म या लैंग्वेज फॉर्म, थर्ड वेन डायग्राम. लेकिन दो मेथड और जुड़ जाते हैं. क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है. ये सेट किसका है, साधारण सेट नहीं, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. तो दो मेथड और जुड़ जाते हैं. तो फोर्थ मेथड इज लैटिस फॉर्म एंड फिफ्थ मेथड इज एरो डायग्राम. सबसे ज्यादा यूज जो आने वाला है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम. ये तीनों को हम ज्यादा यूज करेंगे. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है. क्लियर. अब हम आगे पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी. यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, मेथड्स हैं, उसको हम पढ़ते हैं. पहला रोस्टर फॉर्म. आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म. दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म. बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लैंग्वेज फॉर्म भी बोलते हैं. लैंग्वेज फॉर्म, ठीक है. और थर्ड लैटिस फॉर्म. लैटिस फॉर्म. देन फोर्थ एरो डायग्राम. एरो डायग्राम. क्लियर. एरो डायग्राम.
एरो डायग्राम। और मैंने फिफ्थ भी बताई थी, फिफ्थ फॉर्म भी है, वो है हमारा वेन डायग्राम। बट जनरली हम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम ही यूज करते हैं इस ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अभी हम रिलेशन पे नहीं पहुंचे हैं बेटा, हम सिर्फ कहाँ, रिलेशन की कुछ सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना जरूरी है, उनको क्लियर करना जरूरी है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हमने? ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में देखा। हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से इनके पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ए क्रॉस बी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स, एक सेट है फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और बी एक सेट है 1 2 3, ठीक है। इसका हमें ए क्रॉस बी बनाना है, तो बढ़िया, सबसे बढ़िया मेथड क्या है? एरो डायग्राम, ठीक है। या हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन एरो डायग्राम और रोस्टर फॉर्म सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करता हूं, फिर इसको मैं रोस्टर फॉर्म से भी लिखूंगा। सो ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, 1 2 3। देखिए ए का 1 के साथ मैपिंग, ए का 2 के साथ मैपिंग, ए का 3 के साथ मैपिंग, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। इसके अलावा कोई पॉसिबल मैपिंग हो सकती है या पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं? नो। अब ये तो है, इसको क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एरो डायग्राम। दिस इज द एरो डायग्राम फॉर्म। इसको यदि मैं कार्टेशियन यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखूं ए क्रॉस बी, तो कितना होगा? देखिए ए कोमा 1, ए कोमा 2, ए कोमा 3, बी कोमा 1, बी कोमा 2, बी कोमा 3, सी कोमा 1, सी कोमा 2, सी कोमा 3। क्लियर? तो देखिए ए के साथ 1, ए के साथ 2, ए के साथ 3, बी के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 1, सी के साथ 2, सी के साथ 3। तो हमने क्या कर दिया? दिस इज द एरो डायग्राम, दिस इज द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यदि इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, इजी वे में लिख सकता हूं। कैसे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। दैट्स इट। तीन ही फॉर्म को हम ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? सो ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने का एग्जाम्पल। आप कहोगे कि सर मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना है। इजी वे में हम बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं यहां बताता हूं बी क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होगी? देखिए इसको फर्स्ट में ले लेंगे तो 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, 1 कोमा सी, फिर 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी। क्लियर? 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी, 3 कोमा सी। सो दिस इज द बी क्रॉस ए। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है कि फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में आ जाएंगे। क्लियर है? इस सेट को इधर ले आएंगे, इस सेट को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए इजी वे में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? एक चीज आपने नोट करी होगी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। तो देखो आप ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो रहा है? यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहां पर भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स। तो क्या हो गया? यहां पर एक रूल आ जाता है, एक नोट आप दिमाग में रखें कि इफ, एक नोट लगा के ध्यान में रखें, इफ
नंबर ऑफ ए, ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है, नंबर ऑफ ए इज m, number of set B is equal to n, then number of A cross B is equal to mn। बहुत आसान है कि जितने भी नंबर सेट A में हैं और n में हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, A क्रॉस B में नंबर बताएगा कि सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, सेट बी के अंदर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, mn। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम रिलेशन पहुंचे बेटा, हम अभी क्या कर रहे हैं, फ्लैशबैक में चल रहे हैं। हमने 11th बेस कंप्लीट किया, जब तक बेस कंप्लीट नहीं होगा आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक अब आ गया है। हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, आप देखिए। लेट ए कोमा बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a mapping R from set A to set B is said to be relation if and only if, I double F, if and only if को कैसे लिखते हैं, I डबल एफ आपको आना चाहिए। R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल, कुछ भी नहीं है, नथिंग। रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कुछ भी नहीं है, रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब पता है आपको, सबसेट तो मैंने आपको बताया। सबसेट क्या होता है, किसी सेट के कुछ या सारे एलिमेंट लेके नया सेट बनाता हूं, तो दैट न्यू सेट इज नोन एज अ सबसेट ऑफ ओल्ड सेट। ओल्ड सेट इज अ सुपर सेट। जैसे हम बात करते हैं, हम हमारे पिताजी के सबसेट्स हैं, हमारे पिताजी हमारे सुपर सेट हैं, और हमारे पिताजी के भी पिताजी वो हमारे पिताजी के सुपर सेट हैं, और हमारे पिताजी सबसेट हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसा देखते हैं कि नीमच इज अ सबसेट ऑफ उज्जैन, Ujjain is a subset of MP, MP is a subset of India, India is a subset of Asia, Asia is a subset of Earth, Earth is a subset of solar system, solar system is a subset of universe। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम। क्लियर। तो सबसेट का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ नहीं, रिलेशन एक मैपिंग है जो ए से बी पर डिफाइन है, और क्या कह रही है वो, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिलेशन इज डिफाइंड लाइक दैट, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। आपको ये समझ में आ गया किस फॉर्म में मैंने लिखा है इसको, इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, ये लैंग्वेज फॉर्म है। इसको एरो डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेट है, ये सेट है ए, ये आपका सेट बी है, ये आपकी मैपिंग है आर, इसको बोलेंगे रिलेशन। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर। यहां पर एक मैंने नोट लगवाया था, याद है आपको, कि किसी सेट में n एलिमेंट हो, दूसरे सेट में m एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n। क्लियर। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद रखो, याद है आपको, किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हो तो उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n सबसेट बन सकते हैं। अभी देखिए क्या बोला मैंने, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ए क्रॉस बी का सबसेट कौन होता है, रिलेशन। यदि सेट ए के अंदर n एलिमेंट है, सेट बी के अंदर m एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में तो mn एलिमेंट हो गए। अब एक सेट के अंदर mn एलिमेंट हो गए, उसके कितने सबसेट बना सकता हूं, 2 रेज़ टू द पावर mn। जितने तरीके से
जितने तरीके से हम सबसेट डिफाइन कर पाएंगे उतने तरीके से हम रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे। जितने इसके सबसेट होंगे उतने के उतने इसके रिलेशंस हो जाएंगे, हम इतने रिलेशंस डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर है? एक चीज और बताता हूं मैं, रिलेशन एक सेट है। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। इस रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स। मैंने आपको ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। कितने तरीके थे हमारे पास? 5। कौन कौन से? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, लैंग्वेज फॉर्म, एरो डायग्राम, लैटिस फॉर्म और हमारा वेन डायग्राम। हमने ज्यादा कौन सा यूज किया? हम ज्यादा यूज कौन सा करने वाले हैं? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। तो सेम एज रिलेशन, जितने तरीके से हम ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतने तरीके से हम रिलेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिलेशन को डिफाइन करने के भी 5 तरीके हैं, लेकिन यूज कौन कौन से करेंगे? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम। क्लियर? तो आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक नोट में लिख के बता रहा हूँ आपको, तो उस नोट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नोट, if number of A equal to n, number of B is equal to m, then number of A cross B is equal to mn, then A cross B is equal to mn, then relation R mapping from A to B is 2 raised to the power mn. 2 raised to the power mn. So number of relation from set A to set B is 2 raised to the power mn. ये क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन। क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर? ये तो आपने बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया आज, ये तो सभी चीज़ें आपने 11th क्लास में पढ़ी है, लेकिन मैंने आपका बेस कंप्लीट किया, बेस मजबूत किया है, ठीक है? अब हम कल टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। आपने 11th क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं पढ़ा, ठीक है? आपने 11th क्लास में एक चीज़ और पढ़ी। क्या चीज़ पढ़ी? रिलेशन डिफाइन कर दिया, उसके डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में पढ़ा, ठीक है? वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। प्लस हम डिस्कस क्या करेंगे कि इनके टाइप्स क्या होते हैं, रिलेशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।